हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझ लिया था। आपको वापस याद दिला दूं, जैसे ही ऑफरी के नॉलेज में आएगा, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट। एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जब डिस्पैच किया जाता है एक्सेप्टर द्वारा या ऑफरी द्वारा, तो ऑफरर के अगेंस्ट में कंप्लीट है। फिर ऑफरर पीछे नहीं हट सकता क्योंकि ये एक्सेप्टेंस दे चुका है अपनी। और जैसे ही ऑफरर के पास पहुंच जाएगा, वैसे ही ऑफरी के अगेंस्ट में यानी एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बीच में एक्सेप्टर चाहे तो मना कर सकता है। टेलीफोन टेलेक्स में हमने कहा था, आपने शब्द बोले हैं या भेजे हैं काम नहीं चलेगा, सामने वाले ने सुने हैं और रिसीव किए तो काम चलेगा। वहां कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब सुना जाता है, यानी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? जो ऑफरर का प्लेस था जहां एक्सेप्टेंस रिसीव की गई है वो प्लेस माना जाएगा। उसके ऊपर हमने एक आधा केस भी डिस्कस किया था। चलिए, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस से। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअली कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की बजाय इसको हम और अच्छे से बोलें, अगर मतलब यूँ वर्ड गलत नहीं है पर इसको और अच्छे से हम बोले तो हम ऐसा बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। ये क्या है साहब? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। अब ऐसा है कि जिस बंदे ने ऑफर दिया है, उसने मान लो स्पेसिफिक ऑफर है या जनरल ऑफर है। स्पेसिफिक है तो उसने किसी स्पेसिफिक पर्सन को बोला है, जनरल है तो उसने सबको बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्ट, यानी यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस थिंग। आपको ये काम करना है, आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, और जो परफॉर्म करेगा काम करेगा हम मान लेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। जो परफॉर्म कर देगा काम कर देगा मान लेंगे उसने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो यहां एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्म करो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी मेरा कुत्ता गुम गया, जो ढूंढ के लेके आएगा उसको 5,000 का इनाम। परफॉर्म करो और एक्सेप्ट करो, यानी आप अगर कुत्ता ढूंढ के लाते हो तो आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, देन आई विल पे यू 5,000। यानी एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। जो कार्डिल वाला केस था, स्मोक बोल वाला, तो ये मेडिसिन जो लेगा उसको कभी इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं होगा, यही था ना। तो भैया जो भी मेडिसिन लेगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सिस्टम से, वो एक्सेप्ट कर रहा हम ये मान लेंगे। यानी यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस कैसे था? बाय परफॉर्मेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, दैट मीन्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो भी उन्होंने सिस्टम बता रखा है उस सिस्टम के साथ यू आर रिक्वायर्ड टू टेक दैट थिंग। तो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस या बाय एक्ट, कोई काम करके आपको करना, कुछ परफॉर्म करके करना। हाँ, वैसे अब यहाँ पे एक्ट वर्ड इसलिए मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपका लॉ कहता है कि हम बोलने को भी एक्ट मानेंगे। आपका लॉ कहता है लेटर लिखना भी एक्ट है। उसने एक्ट का मतलब पहले क्या ले लिया था कि जहाँ पे रिटर्न है, ओरल है, कोई भी कंडक्ट है, कुछ भी है तो हम उसको एक्ट बोल रहे हैं। तो ये हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं परफॉर्म करना। जो कंडीशन ऑफर ने रखी कि जो इस काम को करेगा उसका हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, तो उस काम को परफॉर्म करना, उस काम को परफॉर्म करना। अब सवाल ये उठता है कि जब एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस हुआ है तो क्या, और हटा देता हूं, सॉरी गलती से आ गया था, तो क्या कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस जरूरी है क्या? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस जरूरी है क्या? यानी परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा क्या? सामने वाले को बताना पड़ेगा क्या कि भैया हमने परफॉर्म कर दिया? लॉ कहता है डिपेंड करेगा इसके ऑफर पे। अगर इसने बोला कि कोई भी दवाई लेगा और उसको कभी भी जिंदगी में इन्फ्लुएंजा हो गया तो आई विल पे 50,000, सपोज जो भी अमाउंट, आई विल पे दैट थिंग। कहीं ये नहीं बोला कि दवाई लेके हमको बताओ, तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सिर्फ परफॉर्म कर लो, आपने परफॉर्म किया, इस बात की जानकारी दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कभी इसके ऑफर में ऐसा है कि भाई जो भी परफॉर्म करे वो हमको जानकारी दे दो, हमको नॉलेज में लेकर आओ, तो आपका एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस तब कंप्लीट होगा जब आप पहले परफॉर्म करो और बाद में उस परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करो। यानी उस परफॉर्मेंस का जब आप कम्युनिकेशन करोगे तब एक्सेप्टेंस पूरा माना जाएगा। वापस समझना, अगर एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस है और ऑफर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
कि आप परफॉर्म करने के बाद हमको बताओ, हमको कम्युनिकेट करो। तो आपने जैसे ही परफॉर्म किया, मामला सेट है साहब, कंप्लीट, मस्त, मजा आ गया, हो गया कंप्लीट। और अगर सॉरी, और अगर ऑफर में ये बात रखी गई है कि यार आप परफॉर्म करो उसके बाद हमको बताओ, तो आपने परफॉर्म किया तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, आपके परफॉर्मेंस से एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। आप परफॉर्मेंस के बाद हमको उसकी सूचना दोगे, उसका कम्युनिकेशन करोगे, और कम्युनिकेशन पे वही रूल चलेगा कि जब आपने कम्युनिकेशन छोड़ दिया तो आपके अगेंस्ट पे कंप्लीट, मेरे पास पहुंचा तो मेरे अगेंस्ट पे कंप्लीट। जो रूल लेटर वाले में था वही फंडा यहां चलेगा। लेकिन यहां आप एक्सेप्टेंस कब दे सकते हो? आफ्टर परफॉर्मिंग दैट थिंग, उस बात को परफॉर्म करने के बाद आप मुझे एक्सेप्टेंस दे सकते हो। आई गेस एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस क्लियर होगा। एक बार हम मॉड्यूल से और इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट in term of section 4 of the act, the communication of a proposal is complete when it comes to knowledge of the person to whom it is made. As regard the acceptance of the proposal, दो बातें हैं। जब लेटर डिस्पैच करेगा तो उसके अगेंस्ट में कंप्लीट, जब पहुंचेगा तो उसके अगेंस्ट में कंप्लीट। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजल, when the acceptance is put in the course of transmission, when it would be out of the power of the acceptor. From the viewpoint of acceptor, it would be complete when it comes to the knowledge of the proposer. ठीक है। At times, the offeree may be required to communicate the performance or act. इसने उस performance को act लिखा है यहाँ पर, और performance is a kind of act only, लेकिन इसने पहले वो clear मतलब confusion कर दिया एक तरीके से ये कह के कि हम लिखने को भी act मानेंगे, हम बोलने को भी act मानेंगे। इसने clearly किया ना ये पीछे। यार ये मॉड्यूल भी क्या कई बार लैंग्वेज में गलती करता है। ये देखो, कम्युनिकेशन बाय एक्ट, कम्युनिकेशन बाय एक्ट में इसने क्लियर लिख दिया, वर्ड्स है तो भी हम उसको एक्ट मानेंगे, लिखा है तो भी एक्ट मानेंगे, बोला है तो भी एक्ट मानेंगे। तो अब ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए उसको परफॉर्मेंस ही बोल रहे हैं, एक्ट बोल नहीं पा रहे, हमको डर लग रहा साहब। मॉड्यूल के अगेंस्ट में कैसे जाएं यार? बाय वे ऑफ एक्सेप्टेंस। इन दिस केस इट इज नॉट इनफ इफ द ऑफरी मियरली परफॉर्म्स द एक्ट। सिर्फ एक्ट परफॉर्म करना काफी नहीं होगा, बट ही शुड ऑल्सो कम्युनिकेट हिज परफॉर्मेंस अनलेस द ऑफर इंक्लूड्स अ टर्म दैट अ मियर परफॉर्मेंस विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। यानी अगर ऑफर में ये लिखा गया है, प्रपोजल में ये कहा गया है कि आप दवाई ले लो, हम आपकी स्वीकृति मान लेंगे, यानी आपने दवाई ले ली और फिर कभी हो गया तो हम देंगे, उसमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया आपको हमें ऑफर का सॉरी एक्सेप्टेंस का हमें वापस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो जैसे ही आपने परफॉर्म किया हम मान लेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस का हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्या लिखा है? नॉट इनफ इफ द ऑफर मियरली परफॉर्म्स द एक्ट। सिर्फ एक्ट परफॉर्म करना काफी नहीं है, बट ही शुड ऑल्सो कम्युनिकेट हिज परफॉर्मेंस। उसे अपनी परफॉर्मेंस कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी। अनलेस द ऑफर इंक्लूड्स अ टर्म दैट अ मियर परफॉर्मेंस विल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस। यानी जब तक ऑफर में ये ऐसा नहीं प्रतीत होता है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली गई, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि भैया आप तो काम करो, हम आपकी क्या मान लेंगे, एक्सेप्टेंस मान लेंगे। जो दवाई लेगा उसको 50,000 देंगे। उसने कहीं नहीं बोला सब दवाई लेके हमको बताओ, हम ये करो वो करो। दवाई लेते ही हम आपको 50,000 देने को बाध्य है ना, अगर आपको जुकाम हो गया तो। The position was clearly explained in the famous case कार्लिल वाला। वापस केस यहाँ आ गया, कार्बोलिक स्मोक बॉल और कार्लिल वाला। वही इस केस में दवाई ली गई और कंपनी ने कहा कि भैया हमने आपको थोड़ी ऑफर दिया था और आपने हमको कब बताया कि आपने एक्सेप्ट किया है। तो लॉ ने बोला ऑफर तो आपका जनरल था तो सबको गया है, और आपने जो बोला कि कब बताया कि आपने एक्सेप्ट किया, तो आपने कहा कि भैया दवाई लो और कभी जुकाम नहीं होगा। आपने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मांगा ही कहाँ? आपने तो क्लियरली ऑफर में ऐसा लिखा है कि जो भी दवाई लेगा उसको कभी नहीं होगा, यानी जैसे परफॉर्म किया वैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में बाध्य हो गए। इसमें कम्युनिकेशन वाली कोई जरूरत ही नहीं है। ये सारी बात यहाँ पे लिखी गई है। 3 बातें इस पूरे केस से निकलकर सामने आती है। क्या 3 बातें हैं? एन ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट कंटेन ए डेफिनेट प्रॉमिस बाय द ऑफरर दैट ही वुड बी बाउंड प्रोवाइडेड द टर्म्स स्पेसिफाइड इन द ऑफर बाय हिम आर एक्सेप्टेड। स्पेसिफाइड मतलब स्पेसिफाइड इन द ऑफर। यानी कह रहा है एक ऑफर जो एक्सेप्टेंस करने योग्य हो और जिसमें एक डेफिनेट प्रॉमिस हो कि भैया जो भी एक्ट करेगा मैं उससे बाउंड हूं। मतलब जो भी दवाई ले लेगा मैं उससे बाउंड हूं, जो भी कुत्ता ढूंढ के लेके आ जाएगा मैं उससे बाउंड हूं।
अलग से कम्युनिकेशन करना, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये एक्ट करना है, सिर्फ एक्ट पे फोकस है। अगर ऑफर ने एक इंडेफिनिट प्रॉमिस दिया है कि जो भी ये एक्ट करेगा मैं बाउंड हूं, तो फिर वो जैसे ही सामने वाला ऑफर करेगा, जैसे सामने वाला परफॉर्म करेगा, जैसे सामने वाला उस काम को पूरा कर देगा, कुत्ता ढूंढ के लेके आ जाएगा, दवाई ले लेगा, वैसे ही एक्सेप्टेंस हो चुकी है। एन ऑफर मे बी मेड ईदर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और टू पब्लिक एट लार्ज। भाई इस केस में ये बात भी समझ में आती है कि ऑफर पर्सन को भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकता है। ये जनरल ऑफर था, पब्लिक एट लार्ज वाला था, कार्लिल वाला। इफ एन ऑफर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ एन एक्ट, अगर एक ऑफर इस तरीके से बनाया गया है कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप ये काम करो तो आप कुत्ता ढूंढ के लेके आओ, मैं प्रॉमिस करता हूं 5,000 दूंगा, आप दवाई ले लो, कभी जुकाम नहीं होगा, जुकाम होगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 5,000 दूंगा, 50,000 दूंगा। यानी आपके एक्ट के बदले में मेरा प्रॉमिस है। द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट, उस एक्ट को करना इवन विदाउट एनी कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन के बिना भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यही तो हम बात कर रहे थे कब से। तो हम लोगों ने देखा एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, देखो सामने सामने बैठे हो तो कैसे होगा वो हमने देख लिया, बाय लेटर कैसे होगा वो देख लिया, बाय टेलीग्राम, बाय टेलीफोन, बाय मेल कैसे होगा ये हमने देख लिया, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ माना जाएगा हमने देख लिया था। पिछले वीडियो में क्लियरली हमने बात कर ली थी। अगर मैं लेटर लिख के एक्सेप्टेंस दे रहा हूं तो जहां से मैंने लेटर लिखा यानी एक्सेप्टर ने जहां से लेटर लिखा वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर टेलीफोन है, टेलेक्स है, तो जब सामने वाला बात सुनेगा तब उसको कंप्लीट माना जाता है, सुनेगा तब कंप्लीट माना जाता है। मतलब जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वगैरह हमने क्यों पढ़ा था, ये समझने के लिए कि भैया कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले पहले उसको रिवॉक किया जा सकता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिवॉक नहीं किया जा सकता है। तो अब हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं रिवोकेशन के ऊपर कि रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। जनरल बिल्कुल एक जनरल रूल बता देता हूं। रिवोकेशन इज पॉसिबल, ये एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए। बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो उससे पहले पहले आप रिवॉक कर सकते हो। सर ऑफर को कि एक्सेप्टेंस को? दोनों को। ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो उससे पहले पहले ऑफर रिवॉक हो सकता है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो उससे पहले पहले एक्सेप्टेंस रिवॉक हो सकता है। हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं सोच रहा हूं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेच दूं, आपने एक्सेप्टेंस दी क्या मेरे को? नहीं दी, यानी एक्सेप्टेंस तो आपने दी नहीं, एक्सेप्टेंस अभी तक हुआ नहीं है। तो उससे पहले पहले मैं रिवॉक कर सकता हूं, मैं मना कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं अरे नहीं 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 ठीक है यार 5,000 में पड़ा है, मैं नहीं बेच रहा मेरे मस्त रहे। आई कैन रिवॉक इट बिफोर द कंप्लीशन। यानी अब समझना, मैं आपको ऑफर बाय लेटर दूं, इंस्टेंट दूं, टेलीफोन दूं, कैसे भी दूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं और आप जब आपकी एक्सेप्टेंस दोगे उससे जस्ट पहले, आप जब अपनी एक्सेप्टेंस दोगे, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो इंस्टेंट आमने सामने हो, चाहे वो पोस्ट हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप हो, मेल हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा हो, मैं आपको ऑफर दूं, आप उसकी एक्सेप्टेंस दो, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करो, बोलो, लिखो, कुछ भी करो, उससे पहले पहले मैं मना कर सकता हूं आपको। यानी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले पहले मैं आपको मना कर सकता हूं। आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो उससे पहले पहले मैं मना कर सकता हूं। यानी एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन किया जा सकता है मेरे द्वारा। और आपने अगर लेटर भेजा है तो आपका लेटर मेरे पास पहुंचे, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, मेरे पास पहुंचेगा तब आपके अगेंस्ट में कंप्लीट होगा, उससे पहले पहले आप रिवॉक कर सकते हो। हम समझ लेते हैं। चलिए जैसे हम इंस्टेंट की बात करते हैं, पहले हम इंस्टेंट की बात करते हैं। इंस्टेंट मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन, आमने सामने बैठे, टेलीफोन टेलेक्स की बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल ले लेते हैं बिड का। ऑक्शन सेल चल रही है, ऑक्शन सेल चल रही है, एक बंदे ने हाईएस्ट बिड किया, इसने बोला बिड में 20,000, कोई आर्टिकल था, यहाँ सामने वो आर्टिकल रखा हुआ है, ये हमारे
ऑक्शनियर हैं, इनके हाथों में ये हथौड़ा है, हथौड़ा मारेंगे तो एक्सेप्टेंस होगा, हथौड़ा मारेंगे तो एक्सेप्टेंस होगा। ए ने बिड किया 20,000 और वो ऑक्शनर बोलता 20,000 एक, 20,000 दो, मारा नहीं। उससे पहले ए बोल गया अरे रुको 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 रुको, रहने दो मेरे नहीं करना, मेरे नहीं करना, मतलब ए ने मना कर दिया, ए बैक स्टेप हो गया। हो सकता है, हाँ हो सकता है। एक्सेप्टेंस नहीं हुई ना, उससे पहले पहले हो सकता है। एक्सेप्टेंस कब होती है? जब थोड़ा नीचे पड़ता। मान लो हथौड़े वाली बात नहीं थी, हम आमने सामने बैठे हैं दो जने, मैंने आपको ऑफर दिया मोबाइल बेचूंगा, आपने यस बोला, उससे पहले पहले मैंने बोल दिया अरे छोड़ छोड़ रहने दे रहने दे रहने दे, नहीं बेचना। इट इज पॉसिबल। लेटर के केस में क्या होगा साहब? लेटर के केस में क्या होगा? ए है, बी है, 12 को भेजा, 14 को पहुंचा, 16 को भेजा, 19 को पहुंचा। तो ए के पास जो समय है वो 12 से 14 के बीच में ऑफर को रिवॉक कर सकता है और 14 से 16 के बीच में बोल सकता है भाई ऑफर तो पहुंच गया होगा पर मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। यानी ए जो है, यानी जो प्रॉमिसर है, वो रिवॉक कर सकता है 12 से 16 के बीच में। 16 को कितने बजे तक? जब ये लेटर डिस्पैच करे। मान लो शाम को 5 बजे इसने लेटर डिस्पैच किया, 5 PM, तो इसके पास 5 बजे से पहले तक का समय है कि इसको मना कर सकता है। लेटर डिस्पैच हुआ, खेल खत्म। इसके पास 19 को सुबह 10 बजे पहुंचा, तो इसके पास का जो समय है वो है 16 से 19। 16 से 19, 16 को शाम को 5 बजे बाद कभी भी रिवॉक कर सकता है। 5 बजे पहले एक्सेप्टेंस दी नहीं तो रिवॉक किसको करेगा? अरे भाई 5 बजे से पहले तो एक्सेप्टेंस दी नहीं तो रिवॉक किसको करेगा? 5 बजे बाद कभी भी रिवॉक कर सकता है। कब तक कर सकता है? 19 तारीख को सुबह 10 बजे तक कभी भी रिवॉक कर सकता है। ठीक है साहब, रिवॉक कब तक कर सकता है? समझ में आया? अब एक छोटी सी बात समझना, एक छोटी सी बात समझना, केस लेते हैं अलग अलग, छोटे छोटे केसेस ले लेते हैं, समझने में इजी रहता है, अच्छा लगता है केसेस, अलग अलग सिचुएशंस एग्जाम में कोई केस स्टडी आ जावे तो। पहला केस, 17 तारीख को ए ने, ये नॉर्मल पोस्ट थी 16 तारीख वाली, 17 तारीख को उसने स्पीड पोस्ट से भेजा, 17 को सुबह भेजा जो 17 को इवनिंग में ही पहुंच जाना था। सुबह मान लेते हैं अपन 17 को सुबह 10 बजे भेजा, शाम को 6 बजे ये पहुंच जाना था। ये कुछ किसी बंदे को लेटर देके भेज दिया, बोले तू जा कबूतर को भेज दे, कबूतर ले, और कबूतर उड़ उड़ के जा रहा है। ठीक है ना, जो भी व्हाट एवर द सिचुएशन है, 17 को रिवोकेशन के 10 बजे इसने भेज दिया। ठीक है, लेटर भेज दिया, शाम को 6 बजे पहुंचना, कबूतर को भेज दिया, व्हाट एवर द सीन इज। 17 को सुबह 10 बजे भेजने के बाद, केसेस समझना अलग अलग सिचुएशन, 17 को सुबह 10 बजे भेजने के बाद बी को लगा कि ऑफर तो ठीक था यार, वैसे मैंने जो एक्सेप्टेंस दी थी वो ठीक थी, फालतू ही अपन रिवॉक कर रहे हैं यार। भाई घर बैठे थे, 4 जने, बातें चल रही थी, बातों में ऐसा कंक्लूड हुआ कि यार क्यों मना किया बी, यार ठीक था यार, ऑफर तो अच्छा ही था, क्यों मना किया? तूने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद वापस रिजेक्शन भेज रहा, अच्छा थोड़ी लगता है। इसने 10 बजे तो लेटर ऑफ रिजेक्शन भेजा, 12 बजे इसने सोचा कि मैं फोन कर दूं या एक और नया लेटर भेज दूं, स्पीड वाला कबूतर भेज दूं, और स्पीड वाला कबूतर भेज दूं कि भैया मैंने एक्सेप्टेंस तो दी थी लेकिन मैं उसको रिवॉक कर चुका हूं, लेकिन मैं अब उस रिवोकेशन को रिवॉक करता हूं। मतलब मैंने मना करने के लिए एक लेटर तो भेज दिया है, पर वो मना वाला लेटर पहुंचे तब उसको निल मानना, उसको मत मानना। मैं अब एक और लेटर भेज रहा हूं या टेलीफोन भेज रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूं कि भैया वो जो रिवोकेशन है उस रिवोकेशन को मैं रिवॉक कर रहा हूं। तो लॉ कहता है रिवोकेशन कैन नॉट बी रिवॉक्ड। लॉ कहता है एक बार आपने रिवोकेशन दे दी तो फिर खेल खत्म है। यानी कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की अगर हम बात करें, जो भी पार्टी रिवॉक करती, ए भी रिवॉक कर सकता है, बी भी रिवॉक कर सकता है, दोनों में से कोई भी रिवॉक कर सकता है। जो पर्सन रिवॉक करेगा, जैसे उसने रिवोकेशन का लेटर डिस्पैच किया, रिवोकेशन के वर्ड्स मुझसे बोले, वैसे ही उस व्यक्ति के अगेंस्ट में रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। अब
उसकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट को रिवॉक कर चुका, खत्म कर चुका, अब वो हाँ ना बोलने की स्थिति में नहीं बचा वापस, अब वो अपनी बात घुमाने की स्थिति में नहीं बचा। यानी वंस यू हैव रिवॉक्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट ही एंडेड, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो सब हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाती है तब बनता है। यानी अगर आपने सॉरी एक बार रिवॉक कर दिया, अगर आपने एक बार रिवॉक कर दिया, अब आप वापस हाँ नहीं बोल सकते हो। लॉ ये बोलता है कि जो व्यक्ति रिवॉक करेगा, जैसे उसने रिवोकेशन का लेटर पोस्ट किया, डिस्पैच किया, वैसे उसके अगेंस्ट में रिवोकेशन कंप्लीट हो चुका, वो रिवोकेशन से पीछे नहीं हट सकता। और सामने वाले के अगेंस्ट में रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? जब उसके पास पहुंचेगा, जैसे उसके पास पहुंचेगा उसके अगेंस्ट में रिवोकेशन कंप्लीट, अब वो व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता, मतलब रिवोकेशन हो गया, पीछे आगे मतलब कहीं नहीं मूव कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो रिवोकेशन कोई व्यक्ति अगर करता है तो जैसे रिवोक करता है, नाउ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज फार एज दैट स्पेसिफिक पर्सन इज कंसर्न हु इज रिवोकिंग। नाउ ही कांट से यस, अरे यार वो मैंने गलती से रिवोकेशन तो भेज दिया, पर नहीं नहीं मेरी तरफ से यस है, वापस यस बोल रहा हूं। लॉ कहता नहीं, आप रिवोकेशन पहले भेज चुके हो, अब आप यस और नो बोलने की स्थिति में नहीं हो, आपका खेल खत्म है। जैसे सामने वाले के पास पहुंचेगा उसके अगेंस्ट में भी रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको कम्युनिकेशन समझ में आया रिवोकेशन का। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं, एक आधा केस लेते हैं, सिचुएशन लेते हैं, फिर समझते हैं, मजा आएगा। चलिए, अभी जो हमने केस लिया, 17 को इसने रिवॉक किया और फिर टेलीफोन करके हाँ करना चाहता तो टेलीफोन करके हाँ कर सकता क्या? नहीं। जैसे इसने सुबह 10 बजे रिवोकेशन भेजा 17 को, वैसे रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। अब रिवोकेशन को रिवोक नहीं किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट में रिवोकेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है आगे पीछे मूव होने का, खेल खत्म, हाँ नहीं बोल सकता अभी, इसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। मान लो इसने 17 तारीख को रिवोकेशन के लिए लेटर भेजा, इसने 17 तारीख को रिवोकेशन के लिए लेटर भेजा, स्पीड से लेटर पहुंचा, भेजा स्पीड वाला था, मतलब जिसकी स्पीड और फास्ट हो, स्पीड पोस्ट वगैरह ऐसा कुछ। लेकिन ये लेटर इसके पास पहुंचा 20 को, 19 को क्या पहुंच गया? एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन कब पहुंचा? 20 को। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवॉक हुआ कि कंटिन्यू है? कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू है, क्योंकि ए के पास एक्सेप्टेंस कब पहुंच गई? 19 को। जैसे ही 19 को ए के पास एक्सेप्टेंस पहुंची, ए ट्रस्ट क्रिएट कर चुका है कि चलो मेरा कॉन्ट्रैक्ट डन, मैंने जो ऑफर दिया था बी ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो एक काम तो नक्की हुआ, कंप्लीट हुआ, फाइनल हुआ। ए वो ट्रस्ट क्रिएट कर चुका है, नहीं कर चुका? कर चुका है। अब अगर 20 तारीख को इसके पास रिवोकेशन पहुंचता है तो लॉ कहता है रिवोकेशन का कम्युनिकेशन बाद में कंप्लीट हुआ, पहले एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था, तो हम एक्सेप्टेंस को मानेंगे। और एक बार एक्सेप्टेंस बन गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आप रिवॉक नहीं कर सकते हो। अब आप अगर पीछे हटे तो आपके खिलाफ लीगल जो प्रोसेस होनी चाहिए वो फुलफिल होगी, आपके खिलाफ केस होगा, पनिशमेंट मिलेगा, फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, व्हाटएवर जो भी होगा, पर होगा, आपके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। यानी अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ रिवोकेशन दोनों भेजे जाते हैं तो जो पहले पहुंचा जाएगा वो माना जाएगा। अगर ये 20 को नहीं, ये 18 को पहुंच जाता, ये 18 को पहुंच जाता, तो लेटर ऑफ रिवोकेशन पहले पहुंचा, मतलब क्या मानेंगे? रिवोकेशन मानेंगे। क्या मानेंगे? रिवोकेशन मानेंगे। ठीक है ना? क्या मानेंगे? रिवोकेशन, क्योंकि पहले क्या पहुंचा? 18 को रिवोकेशन। फिर 19 को अगर एक्सेप्टेंस पहुंच भी जाता तो उस एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। 19 को पहुंच एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, उस एक्सेप्टेंस को गोल घुमा के ऐसे कहीं पे भी रख दो, भले ही घर में जगह देख के कहीं पे भी बढ़िया सी, या उसकी पतंग बना के, नहीं पतंग तो ऐसे उड़ती है, एरोप्लेन, वो यूं एरोप्लेन बनाते हैं ना, यूं करके फिर यूं बीच में जगह लेते हैं, दोनों साइड से यूं उड़ाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन बना के उड़ाओ, अब उस एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। सर अगर पहले कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, यानी पहले एक्सेप्टेंस पहुंचता है तो हमने एक्सेप्टेंस मान लिया, पहले अगर रिवोकेशन पहुंचता तो हमने रिवोकेशन मान लिया। अगर दोनों साथ साथ पहुंचे तो दोनों साथ साथ पहुंचे और वहां पहुंच के बोले हम साथ साथ हैं, तो हम किसको मानेंगे? तो भैया लॉजिकली रिवोकेशन को माना जाएगा, लॉ कहता है।
लॉ कहता है अगर एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन दोनों साथ पहुंचते हैं तो रिवोकेशन को माना जाएगा, एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाएगा। रिवोकेशन को माना जाएगा, एक्सेप्टेंस को नहीं माना जाएगा। तो वापस क्लियर कर लें, रिवोकेशन कब होता है? रिवोकेशन कब होता है? ऑफर का या एक्सेप्टेंस का, उस ऑफर या एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने से पहले, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, बात पूरी होने से पहले रिवोकेशन किया जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी बात पे ट्रस्ट क्रिएट कर ले, विश्वास में आ जाए, उसकी तरफ से सहमति हो जावे या उस तक सहमति पहुंच जाए, उससे पहले पहले किया जा सकता है। मतलब जिसको ऑफर मिला है वो एक्सेप्टेंस दे, डिस्पैच करे, उससे पहले पहले सामने वाला बंदा रिवोक कर सकता है। और अगर ऑफरर की बात करें तो ऑफरर के पास जब एक्सेप्टेंस पहुंचे उससे पहले पहले रिवोकेशन किया जा सकता है, उसके साथ साथ रिवोकेशन किया जा सकता है, उसके बाद रिवोकेशन नहीं किया जा सकता। रिवोकेशन जो व्यक्ति करेगा, जैसे लेटर डिस्पैच करेगा उसके अगेंस्ट में कंप्लीट है। अब वो रिवोकेशन को वापस रिवोक नहीं कर सकता, जब सामने वाले के पास पहुंचेगा तो उसके अगेंस्ट में कंप्लीट है। अब एक्सेप्टेंस पहले पहुंचती है कि रिवोकेशन पहले पहुंचता, देखने वाली बात होगी। चलिए एक केस और लेते हैं। 12 तारीख को ऑफर देने के बाद 13 तारीख को शाम को बैठे बैठे ए को लगा कि यार ऑफर गलत दे दिया, ऑफर नहीं देना चाहिए था। ऑन 14th morning he sent a letter of revocation which reaches to be on 17th, which reaches to be on 17th को पहुंचा। बी ने 16 को यहां कर दी थी, 19 को इसके पास हाँ पहुंची। जैसे यहां पहुंची इसने बी को हाथों हाथ फोन लगाया, बोले किस बात की हाँ, मैंने 14 तारीख को तो मना कर दिया था, तेरे पास लेटर पहुंच गया होगा ना। भाई ए के पास जैसे एक्सेप्टेंस पहुंची 19 को, ए को गुस्सा आ गया, ए ने बोला मैं 14 को मना कर चुका हूं। ए ने बी को फोन लगाया कि तूने किस चीज की हाँ लिख के भेजी, किस बात की एक्सेप्टेंस दे रहा है तू, मैंने रिवोकेशन का लेटर भेजा 14 को, पहुंच गया होगा ना तेरे पास, तो तेरे समझ नहीं आता कि मैंने रिवोकेशन भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है तेरे से, तू किस बात की हाँ भेज रहा। ये चिल्ला गया एकदम बी पे। बी ने क्लियर किया ए को कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और आपका रिवोकेशन शून्य है। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और आपका रिवोकेशन शून्य है। बिल्कुल सही बात है। लॉ भी यही कहेगा कि इसने 16 को एक्सेप्टेंस दी शाम को 5 बजे, उससे पहले पहले अगर ए बी को कम्युनिकेट कर देता तब तो रिवोकेशन माना जाता, पर उसके बाद अगर रिवोकेशन पहुंचा है तो रिवोकेशन नहीं है। इस रिवोकेशन को हम रिवोकेशन नहीं मानेंगे, इस रिवोकेशन को हम रिवोकेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन बाय परफॉर्मेंस देख लिया हम, उसके बाद रिवोकेशन की बात कर रहे थे। रिवोकेशन वाली बात यहां से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, सेक्शन 4 जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की बात करता है वो कहता है कि एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो उसको करता है, चाहे ऑफर हो चाहे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस दोनों के लिए एक ही बात है रिवोकेशन का। तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो व्यक्ति उस रिवोकेशन को कर रहा है वो जैसे लेटर डिस्पैच करेगा, जैसे उसको ट्रांसमिशन डालेगा, उसके अगेंस्ट में कंप्लीट है, वो पीछे नहीं हट सकता। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब उस बंदे के नॉलेज में आएगा तब, जब उसके पास नॉलेज में आएगा तब। यहां पे इसने हमको इलस्ट्रेट किया है, इफ यू रिवॉक योर प्रपोजल मेड टू मी बाय टेलीग्राम द रिवोकेशन विल बी कंप्लीट एज फार एज यू आर कंसर्न, यानी आपकी जब बात है, जैसे आप टेलीग्राम डिस्पैच करोगे और मेरी बात है जब मेरे पास टेलीग्राम पहुंचेगा, तो टेलीग्राम सेवाएं हमारे देश में खत्म हो चुकी है, पर ठीक है, मॉड्यूल में पुरानी बातें, लॉ में पुरानी बातें लिखी हुई जो चली आ रही है। एज रिगार्ड्स रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इफ यू गो by above example, I can revoke my acceptance by a telegram. This revocation of acceptance by me will be complete when I dispatch the, यानी ऑफर का अगर हम रिवोकेशन करते हैं तो मैं जैसे लेटर डिस्पैच करूंगा मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट, आगे पहुंचेगा तो आपके अगेंस्ट में कंप्लीट है। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इज व्हेन ए प्रपोजल कैन बी रिवॉक्ड। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है वो अलग बात है, पर आप प्रपोजल को रिवॉक कब कर सकते हो, एंड व्हेन एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवॉक्ड। एक प्रपोजल, एक एक्सेप्टेंस को कब तक रिवॉक कर सकते हो। तो हमने ये देखा था, ए जो था पिछले वाले हमारे इस एग्जाम्पल में, ए जो है
वो 14 तक ऑफर को और 16 तक एक्सेप्टेंस को रिवॉक कर सकता है, यानी टोटल मिलाकर 12 से लेकर 16 के बीच में रिवॉक कर सकता है। और बी यानी ऑफरी जो है वो 16 से लेकर 19 के बीच में रिवॉक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरली द ऑफरर कैन रिवॉक हिज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, यानी ऑफरर अपने ऑफर को तब तक रिवॉक कर सकता है जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए। मैंने बोला ना, सामने वाला बंदा लेटर भेज दे कि हाँ बोल दे, कैसे भी करके एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होने से पहले पहले रिवॉक कर सकता है। इफ इट डज सो द ऑफर कैन नॉट क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग द रिवॉक्ड ऑफर, जो रिवॉक्ड ऑफर है उसको एक्सेप्ट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जा सकता। बिडर है ऑक्शन सेल का, वो बिड बोल दे पर हथौड़ा पड़ने से पहले पहले पीछे हट सकता है, मना कर सकता है। एन ऑफर में बी रिवॉक्ड बाय द ऑफरी बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्टेंस दिया जाए उससे पहले पहले वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है। देखो इसने एक बात यहाँ पे जो लिखी कि उसका जो ओपन का टाइम था उससे पहले पहले भी रिवॉक कर सकता है। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया और मैंने बोला देखो शाम को 6 बजे तक मैं आपका इंतजार करूंगा, 6 बजे बाद फिर आप एक्सेप्टेंस दोगे तो नहीं मानूंगा, तो 6 बजे बाद तो ऑफर वैसे ही लैप्स हो जाएगा, ऑफर ही 6 बजे तक है ना, 6 बजे बाद तो वैसे ही लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 बजे आपको बोल दूं कि अब मुझे आपकी स्वीकृति नहीं लेनी है, तो भी ऑफर खत्म हो चुका है, रिवॉक हो चुका है। इवन रिवोकेशन बाय कंडक्ट हो सकता है। मैंने आपको बोला कि मोबाइल में आपको 5 जाने बेचने को रेडी हूं, 6 बजे से पहले पहले आप मुझे हाँ ना का जवाब दे देना। 4 बजे कोई दूसरा बंदा, आपने हाँ नहीं बोला, आप हाँ बोल दोगे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसके बाद मैं किसी और को नहीं बेच सकता हूँ। आपने हाँ नहीं बोला 4 बजे तक, तो मैंने 6 बजे का टाइम दे रखा, आपको क्लियर कर रहा हूँ वापस, मैंने आपको टाइम 6 बजे का दे रखा है, आपने अभी तक यस और नो का जवाब नहीं दिया है, 4 बजे है, क्लियर करना सारी कंडीशंस को। 6 बजे तक का टाइम दिया था, आपने यस और नो का जवाब नहीं दिया, और 4 बजे मतलब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर ऑफ द ऑफर का जो टेन्योर था एक्सेप्टेंस का, उससे पहले पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपना मोबाइल किसी और को बेच रहा हूँ। उसको मैंने 5 जाने बेच दिया और आपने 5:30 बजे कहा कि हाँ हाँ मैं मोबाइल खरीदने को तैयार हूँ, तो लॉ कहता है कि ऑफर पहले ही रिवॉक हो गया था बाय कंडक्ट। जब मैं किसी और को बेच चुका हूँ तो आपको कैसे दूंगा, और ऑफर अगर रिवॉक हो चुका है बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, कोई पेनल्टी, कोई फाइन, कुछ भी नहीं। हाँ, आप अगर मुझे 4 बजे हाँ कर देते और फिर मैं 4:30 किसी और को बेचता, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, अब मैं किसी और को बेचता हूँ, तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे खिलाफ होनी चाहिए वो होगी। क्या होनी चाहिए दैट वी विल डिस्कस, धीरे धीरे आगे आगे आएगा। पर हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने गलती की है, आप मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 5 ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। यानी सामने वाला जब लेटर डिस्पैच करेगा, मैंने ऑफर दिया किसी को, सामने वाला जब लेटर डिस्पैच करेगा तब मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, उससे पहले पहले मैं कभी भी रिवॉक कर सकता हूं। और जब मेरी नॉलेज में आएगा, यानी प्रपोजर की नॉलेज में आएगा, ऑफरर की नॉलेज में आएगा, उससे पहले पहले ऑफरी कभी भी मना कर सकता है। एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवॉक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यानी जब मेरी नॉलेज में आएगा तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, उससे पहले पहले वो कभी भी रिवॉक कर सकता है। जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए वही एग्जांपल यहाँ पे आपको वापस दे रखे हैं, वो अलग एग्जांपल नहीं है कुछ। इंग्लिश लॉ की एक छोटी सी बात आपको बता रखी है कि हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस देने के बाद रिवोकेशन का प्रोविजन है, इंग्लैंड में नहीं है। यानी हमने यहाँ पे देखा कि 16 तारीख को एक्सेप्टेंस देने के बाद 16 से 19 के बीच में भी चाहे तो मना कर सकता है, इंग्लिश लॉ में मना नहीं कर सकता। आपको सोच समझ के हाँ करनी चाहिए थी, हाँ कर रहे हो, उसके बाद वापस मना का लेटर भेज रहे हो, इंग्लिश लॉ कहता नहीं चलेगा। इंडिया का लॉ कहता है कि भाई भारत के लोग भोले भाले होते हैं, कभी कभी मन बदल जाता है, भावुकता में हाँ कर भी दियो, फिर इच्छा हो गई कि नहीं मना करना है, बाद में सोच समझ के मना करना चाहता है तो करने दो। कब तक? 19 तारीख तक, यानी ऑफर के नॉलेज में आने से पहले पहले। द लॉ रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज सेम। ऑफर का तो सेम है, मतलब मैं चाहूँ तो 16 से पहले पहले मना कर सकता हूँ, बट द लॉ रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट। एक्सेप्टेंस का लॉ अलग है, यानी एक्सेप्टेंस में रिवोकेशन नहीं हो सकता। 16 तारीख को लेटर डिस्पैच कर दिया, फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। In English law, the moment a person express his acceptance of an offer, that moment the contract is concluded। उसी मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, and such an acceptance becomes irrevocable। जैसे आपने 16 तारीख को एक्सेप्टेंस दी, आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो चुकी है? इररिवोकेबल हो चुकी है, whether it is made orally or through post। कैसे भी दियो, आप एक्सेप्टेंस देने के बाद पीछे हट नहीं सकते। इंडिया में पोस्ट में पीछे हट सकते, ऑरल में तो इंडिया में भी नहीं है। सच यार, मैंने अपन दोनों आमने सामने बैठे हैं,
मैंने बोला आप मेरा मोबाइल 5,000 में खरीदोगे क्या? आपने इंस्टेंटली यस बोल दिया, फिर आप कैसे मना करोगे? आपने यस बोला तो हाथों हाथ मेरे कान में कम्युनिकेट हो गया, तो आपको मौका ही नहीं मिला ना, गैप आया ही नहीं। पोस्ट में गैप आता है कि आप यस बोलते, आज जो 16 तारीख को मेरे पास पहुंच रही है, 19 तारीख को तो गैप आ रहा है पोस्ट में। तो आमने सामने अगर बैठ के बात कर रहे हो तो आपके यस बोलने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते, ना तो इंग्लिश लॉ में ना इंडियन लॉ में, किसी में पीछे नहीं हट सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉरी पोस्ट की, तो इंग्लैंड में 16 तारीख को पोस्ट भेजने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते, पर इंडिया में 16 से 19 के बीच में आप पीछे हट सकते हो मेरे पास पहुंचने से पहले पहले। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट as acceptance in English law cannot be revoked, so that once letter of acceptance is properly posted, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इंडिया की लॉ में एक्सेप्ट आप भेजोगे तो आपके अगेंस्ट में कंप्लीट है, सॉरी आप जब लेटर डिस्पैच करोगे तो मेरे अगेंस्ट में कंप्लीट है, मेरे पास पहुंचेगा, मेरी नॉलेज में आएगा तो आपके अगेंस्ट में कंप्लीट है, उसके बीच में आप रिवॉक कर सकते हो। टेलीफोन वाली वापस बाई बात, बोलना काफ़ी नहीं है, सामने वाले को सुनाई देगा तो ही कंक्लूड होगा, उससे पहले कंक्लूड नहीं हुआ है। सुनाई देगा तो ही कंक्लूड होगा, उससे पहले कंक्लूड नहीं हुआ है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी हम एक तो हम क्लियरली रिवॉक कर सकते हैं कि नहीं भैया मैंने ऑफर तो दिया था पर अब मुझे नहीं, मैंने ऑफर तो दिया था पर अब मुझे नहीं करना है। उसके अलावा और कैसे ऑफर खत्म हो सकता है? बाय लैप्स ऑफ टाइम। मैंने आपको बोला शाम को 6 बजे तक हाँ ना का जवाब देते ना, आपने 6 बजे तक हाँ ना का जवाब नहीं दिया, ऑफर खत्म। अब लैप्स ऑफ टाइम में दो बातें, अगर टाइम स्पेसिफाइड है और उस टाइम में एक्सेप्टेंस नॉट गिवन यानी एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है, टाइम स्पेसिफाइड है और उस टाइम में एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है, तब तो खत्म हो ही जाएगा मामला। लेकिन जहां नो टाइम इज स्पेसिफाइड, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं, तो रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा और नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। यहां लॉ कहता है कि एक प्रपोजर का इनडेफिनेट वेट तो नहीं किया जा सकता, हम उम्र भर उसका इंतजार तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर टाइम लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो रीजनेबल टाइम। मैंने आपको बोला कि भैया आपको 2 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, तब तो 2 दिन 5 दिन, और टाइम नहीं बोला गया है तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम इज नॉट मैटर ऑफ लॉ, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा। कभी 1 दिन भी अनरीजनेबल हो सकता है और कभी 6 महीने भी रीजनेबल हो सकता है, ये हमने पहले समझ रखा है। ठीक है, एक केस था जिसमें क्या कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन मांगी जून में, जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी, कंपनी एप्लीकेशन लेके बैठी रही, नवंबर में कह रही हम इशू करेंगे। तो लोगों ने कहा भाई जून में पैसे थे उस समय दे देते, अब नवंबर में हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से दें, हमारा एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करो। कंपनी ने कहा नहीं रिफंड तो नहीं करेंगे, आपने ही अप्लाई किया था। तो लॉ कहता है कि जब उसने शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसका ऑफर था, लेकिन ऑफर रीजनेबल टाइम के लिए होता है। आप यूँ 4-4, 6-6 महीने अपने पास शेयर्स रखोगे, मतलब पैसा रखोगे, और फिर आप कहोगे कि हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके ऑफर को, तो नहीं चलेगा। लॉ ने कहा कि ये अनरीजनेबल है। समझ रहे हो आप? भाई मैंने कंपनी में अप्लाई किया कि मुझे शेयर्स खरीदने, कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ, मैंने अप्लाई किया, अप्लाई आज किया, 6 महीने बाद कंपनी कहती है एक्सेप्टेंस, अब आपको हम शेयर अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट करना मतलब एक्सेप्टेंस किया कंपनी ने। तो लॉ कहता है 6 महीने बाद एक्सेप्टेंस, क्या मजाक लगा रखा है क्या? हाथों हाथ एक्सेप्टेंस करना चाहिए था, करना था तो, नहीं तो आप पैसे वापस रिफंड करो। 6 महीने के बाद जब कंपनी ने कहा कि अब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो मैं कोर्ट में चला गया। मैंने कहा देखो 6 महीने पहले मेरे पास पैसे थे, अब अलॉटमेंट में पैसे मांगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अब इस कंपनी का शेयर खरीदना भी नहीं। मैंने 6 महीने पहले अप्लाई किया था, 6 महीने में हाँ कर देते, 6 महीने में हाँ नहीं किया, अब 6 महीने बाद हाँ कर रहे हो, इतना डिले कोई हाँ थोड़ी होता है यार, ये कौन सी बात हुई? तो लॉ ने कहा कि हाँ 6 महीने तो अनरीजनेबल है। लॉ ने कहा 6 महीने अनरीजनेबल है। सिचुएशन में कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट करना था तो हाथों हाथ कर देती। भाई 5-10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, महीना भर लग सकता है प्रोसेस में, पर 6 महीने थोड़ी लगते हैं प्रोसेसिंग में। तो लॉ ने कहा कि अब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो क्योंकि ऑफर लैप्स हो चुका, बिकॉज ऑफ डिले, लेट के कारण ऑफर लैप्स हो चुका है, और अब आपको पैसे रिफंड ही करने पड़ेंगे ऑफर वाले, क्योंकि जब ऑफर ही खत्म हो चुका है, जब ऑफर ही लैप्स हो चुका है, तो आप ना तो एक्सेप्ट कर सकते हो ना अपने पास आप पैसे रख सकते हो। ऐसा ही केस वापस इंडियन कोऑपरेटिव वाले, और इस केस में भी सेम था, लेकिन आप क्लियर कर दूं, कंपनीज एक्ट 2013 में इशू ऑफ शेयर को लेकर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लैप्स ऑफ टाइम वाली कोई बात यहाँ पे अब नहीं लगेगी। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, जो शर्तें रखी गई है वो पूरी नहीं की। मतलब क्या? मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना ये मोबाइल 5,000 रुपये में बेच दूंगा, कल आपको मैं डिलीवरी दे दूंगा। अपना मोबाइल 5,000 में बेच दूंगा, कल मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। अगर आपको खरीदना है तो 1,000 रुपये अभी जमा करा दो, खरीदना है तो 1,000 रुपये पहले जमा कराओ।
भाई कल आप मना कर दो तो आप सिक्योरिटी के नाम पे 1000 रुपये जमा कराओ, मैं आपकी एक्सेप्टेंस उसके बाद स्वीकार कर लूंगा। अब आप 1000 रुपये जमा कराए बिना अगर स्वीकृति दो, एक्सेप्टेंस दो, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस में कंडीशन है कि 1000 रुपये जमा कराने के बाद ही आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। यानी अगर कंडीशनल ऑफर, इसका सिंपल सी बात है, ये ऑफर जो कंडीशनल है और आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करना चाह रहे हो और बिना कंडीशन को फुलफिल किए एक्सेप्टेंस देना चाह रहे हो। जैसे मैं अपना मोबाइल आपको बेच दूंगा 5000 पर शर्त आपको अपना मोबाइल मुझे 2000 में बेचना पड़ेगा। आप खुद का मोबाइल मुझे 2000 में बेचने को तैयार ही नहीं हो, आप खुद का मोबाइल मुझे 2000 में बेचने को तैयार ही नहीं हो और आप मेरे मोबाइल को खरीदने को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो ना एक्सेप्टेंस। हमने यही तो बोला था कि एक्सेप्टेंस पूरी होनी चाहिए, जितनी भी शर्तें रखी गई उनको सबको पूरा करते हुए होना चाहिए, पार्शियल नहीं चलेगा, एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि जो भी कंडीशंस रखी गई है कि भाई अर्नेस्ट मनी एक वर्ड यूज़ किया, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट दो या ये डॉक्यूमेंट आप फुलफिल करके दोगे तो ही मैं आपका एक्सेप्टेंस मानूंगा। मैं अपना मोबाइल 5000 में बेचने को तैयार हूँ, जिसको एक्सेप्टेंस देना है तो पहले स्टाम्प पे लिख के लाके दोगे खरीदने को तैयार, उसके बाद स्वीकृति देना। अब जो आप स्टाम्प लाके दोगे फिर आप कहोगे कि ये देखो स्टाम्प हमारी यहाँ है, तो उसको वैलिड मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। तो कोई भी शर्त हो सकती है। बाय डेथ और इंसैनिटी, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से समझना। मैंने आपको ऑफर दिया, मैं आपको अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, मेरे पास एक गरीब आदमी छोटी सी बाइक है, मैं आपको अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, मान लो 40,000, ठीक है साहब। मैंने आपको ऑफर दिया, आज लेटर लिखा या ऑरली ऑफर दिया, आपने कहा सोच के बताता हूँ, बताती हूँ, जो भी आपने 2-3 दिन सोचने में निकाले और उससे पहले पहले राम नाम सत्य है भगवान ने उठा लिया, राम नाम सत्य है, या मैं पागल हो गया, इधर डेथ और इंसैनिटी। इंसैनिटी तो समझते ही हो, हाँ पागल, तो या तो डेथ हो गई या पागल हो गया। आपके एक्सेप्टेंस करने से पहले, वापस क्लियर करना, आपके एक्सेप्टेंस करने से पहले मेरी डेथ हो गई, मैं पागल हो गया, तो लॉ कहता ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। पर शर्त है, इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि आपको इस बात का कम्युनिकेशन मिलना चाहिए, इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई सर मर चुके हैं या पागल हो चुके हैं। यानी डेथ और इंसैनिटी से, प्रपोजल की डेथ और इंसैनिटी से रिवोकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रपोजल का, लेकिन ये तभी जब उसके पास, सामने वाले के पास इस बात की जानकारी हो। यानी मेरी डेथ हो गई, आपको पता ही नहीं है, मेरी डेथ हो गई आपको पता ही नहीं है, आप 3 दिन बाद वहां से लेटर लिखते हो कि यस सर आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, मैं 40,000 में आपकी बाइक खरीदने को तैयार हूं। लेटर पहुंचता है मेरे घर वालों के पास, घर वाले देखते हैं, तो क्या उस एक्सेप्टेंस को वैलिड माने? लॉ कहता है हाँ वो एक्सेप्टेंस वैलिड है। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ माने? हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ मानेंगे, लेकिन ये भाई साहब तो निपट लिए, अब कैसा कॉन्ट्रैक्ट? लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई साहब निपट लिए। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का था? बाइक का था ना 40,000 रुपए में, तो आप 40,000 रुपए दे दो और जो भी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे बाद मेरी वाइफ है, मदर फादर, जिनके नाम पे भी मेरी लीगल विल रहेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो मेरा अपॉइंट होगा, जिनको सारे पावर रहेंगे, मेरी जो प्रॉपर्टी जो लाइबिलिटीज है उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी को तो लीगल पावर मिलेगी ना, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको बाइक दे देगा, 40,000 रुपए ले लेगा, खत्म बात। हाँ यहां एक बात ध्यान रखना, बाय डेथ एंड इंसैनिटी हो जाती और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता जहां मेरी पर्सनल एबिलिटी, जैसे मुझे आपको पढ़ाना है और आप मुझे फीस दोगे, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने लेटर लिखा, उससे पहले पहले मेरा लेटर निकल गया, मतलब भगवान ने मेरा लेटर निकाल दिया। अब पढ़ाना पर्सनल एबिलिटी, मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको पढ़ा नहीं सकता, तो लॉ कहता नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, हेंस इट इज वॉइड। नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेकिन बनते ही वॉइड ही बना, तो उसको वॉइड एग्रीमेंट बोल देंगे। भाई लीगली उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करती थी, स्पेसिफिक पर्सन की एबिलिटी पर डिपेंड करती थी, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर पाएगा और लॉ इसको वॉइड मान लेगा, उसको वॉइड मान लेगा। ऑफर लैप्स नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड है। ऑफर लैप्स नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड है। ऑफर लैप्स कब होगा? जब प्रपोजर की डेथ या इंसैनिटी हो और सामने वाले को, ऑफरी को इस बात की जानकारी हो। बिना जानकारी के अगर वो एक्सेप्टेंस दे देता है तो ऑफर लैप्स नहीं हुआ है। उस एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? 2 बातें, क्या पर्सनल एबिलिटी पर था? हां तो वॉइड एग्रीमेंट, पर्सनल एबिलिटी पे नहीं था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बाइक बेचना है, पर्सनल एबिलिटी पे नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ाना है, पर्सनल एबिलिटी पे, वॉइड एग्रीमेंट। दोनों केस में ऑफर लैप्स नहीं हुआ। ऑफर लैप्स कब होता है? जब पागल और इंसैनिटी का नॉलेज सामने वाले बंदे को मिल जाए।
बाय काउंटर ऑफर से ऑफर खत्म। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने तोड़ मरोड़ के वापस मेरे मुंह पे नया ऑफर मार दिया, फिर मैं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेच दूंगा, आपने कहा खरीद तो लूंगा लेकिन 4,000 में, तो आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल ऑफर था, अरे काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो चुका है, खत्म। अब आपने एक नया ऑफर मार दिया है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड और कंडीशन। मैंने आपको बोला आप लेटर लिख के एक्सेप्टेंस देना, आपने व्हाट्सएप करके एक्सेप्टेंस दे दी, तो भैया ऑफर लैप्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। हाँ, मैं चाहूँ तो उस एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर सकता हूँ, क्लियर करना ये मेरे ऊपर है। लॉ में हमने पढ़ा है कि मैंने आपको बोला लेटर लिखना, पर आपने मुझे व्हाट्सएप से एक्सेप्टेंस दी एंड आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक कि हाँ चलो कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, तो इसका मतलब मैंने आपके उस एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लिया, तो वहाँ ऑफर लैप्स नहीं हुआ है, वहाँ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये मेरे ऊपर हो जाएगा। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, अगर किसी भी कारण से इलीगलिटी हो जाए, यानी इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, इलीगलिटी प्लस इम्पॉसिबिलिटी दोनों ही बात कर लेते हैं हम लोग किसी भी तरीके से, समझना। मैंने आपको ऑफर दिया गेहूं बेचने का, लॉ ने बैंड लगा दिया, बोले गेहूं बहुत महंगा हो रहा है इस सिचुएशन में, या जैसे मैंने आपको ऑफर दिया मास्क बेचने का, और अब मास्क एकदम से नेसेसरी कमोडिटी में आ गया और लॉ ने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को मास्क खरीदेगा बेचेगा नहीं, जो भी मास्क होंगे वो सब गवर्नमेंट को बेचेंगे और गवर्नमेंट पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बहुत नेसेसरी आइटम है साहब। तो इन दैट केस इम्पॉसिबल हो चुका है हमारा, इलीगल हो गया ना, मतलब सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, तो ऑफर ही लैप्स हो गया, ऑफर खत्म। अब आप एक्सेप्टेंस दो तो मूर्खता क्या की एक्सेप्टेंस। इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, मैं आपको बोलूँ कि यार वहाँ पे कोई प्लॉट है मैं आपको बेच दूंगा, आप हाँ बोलो, उससे पहले गवर्नमेंट एक्विजिशन कर ले, गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे हम रोड को चौड़ा करेंगे, रोड वाइड करेंगे, और हम प्लॉट को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। नाउ इट इज इम्पॉसिबल यू टू बाय, तो आपके एक्सेप्टेंस से पहले अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर ले तो इसका मतलब ऑफर क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहा है कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। उसमें एक दो केसेस भी हैं, दो तीन अच्छी बातें भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फर्स्ट यूनिट के हैं उनको रिवाइज करके इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं उसके बाद अगले वीडियो से। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।